हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जुडिशरी चैप्टर के फोर्थ लेक्चर को देख रहे होंगे। लास्ट के 3 लेक्चर्स और 3 वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो उसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात किया था। इस चैप्टर के रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया था। साथ में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी कवर किए हुए थे। ठीक है, अगर बात करें तो हम लोगों ने हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड साथ में कुछ ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर नेक्स्ट डे अगर हम लोगों ने बात करा तो हम लोगों ने साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉमन लॉ क्या है, सिविल लॉ क्या है। साथ में इनक्वेस्टोरियल सिस्टम और एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ लॉ के बारे में हम लोगों ने देखा था। देन हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, लॉ ऑफिसर्स, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में देखा था। ठीक है, देन हम लोग अगर आगे बात करें तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में बात किया था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात किया था, रोल्स ऑफ कोर्ट के बारे में बात किया था। साथ में कुछ एजुकेटर, इंटरप्रेटर, एडवाइजर एंड एक्टिविस्ट के बारे में हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात किया था। आज के इस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट इसके टॉपिक पे बात करेंगे, और साथ में हम लोग उस दिन रीट्स के बारे में बात किया था हम लोगों ने, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुररी एंड क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, इसके बारे में। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोगों ने डिफरेंट पैरामीटर्स पर इस पर्टिकुलर चैप्टर को देखा था, एंड आई होप सो अब आप बहुत ही फैमिलियर हो चुके होंगे इस चैप्टर से। चैप्टर को अब आगे बढ़ाते हैं और आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो है अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, अब आपको भी पता है कि जो कोर्ट चलता है उसमें एक हेड होते हैं जज। ठीक है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, ट्राइब्यूनल हो, है ना, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो। ठीक है, तो उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है ना, उनका रिटायरमेंट कब होता है, एंड उनको रिमूव करने का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू क्या प्रोसीड्यूर है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में, तो ऑब्वियसली अगर हायरार्की के हिसाब से आप किसे भी देख सकता हो, बट अगर हम लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, ठीक है, देन हम लोग हाई कोर्ट एंड देन हम लोग लोअर कोर्ट दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में देखेंगे। इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशंस में ऑलरेडी मेंशन है कि किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट करना है। ठीक, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 124 में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के सहमति से, उनसे बात करके। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज अपॉइंट हो रहे हैं तो उसके बारे में कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें यह बताया गया है कि अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके सहमति से, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और साथ में हाई कोर्ट के जजेस के सहमति से। ठीक है, this article also provide that in case of appointment of a judge other than the chief justice of India, the chief justice must be consulted। अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 जज और साथ में हाई कोर्ट के जजेस से सहमति, मतलब मिलाकर होता है अपॉइंटमेंट। ये कब, जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर रहे हैं। अगर अभी के बारे में बात किया जाए तो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो है डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, इनसे पहले बहुत आए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए वो प्रेसिडेंट करते हैं 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट में और अदर हाई कोर्ट के जजेस को मिलाकर। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट नहीं करना है, कोई और जज को अपॉइंट करना है, तो उसमें आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ भी कंसल्ट करेंगे। ठीक है, ये प्रोविजन आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है सुप्रीम कोर्ट के उपलक्ष्य में। अब बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरी है। अब ऐसा थोड़ी है कि किसी भी व्यक्ति को उठा के आप जज बना दोगे। कुछ क्वालिफिकेशन सेट होते हैं, कुछ पैरामीटर्स सेट होते हैं कि इस
पैरामीटर को, इस रिक्वायरमेंट को अगर कोई फुलफिल करता है तो वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। सबसे जो बेसिक है वो तो सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिटीजनशिप के टॉपिक को आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 में पूरा डिटेल वे में पढ़ोगे, ठीक है। अभी टॉपिक नहीं है, वरना मैं उसके बारे में भी डिस्कस करता। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए वो कि सिटीजनशिप होना जरूरी है, कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी आप जजेस बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है, हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर हाई कोर्ट इन सक्सेशन। कम से कम 5 साल के लिए कोई भी हाई कोर्ट के जज आपको रहना है, तब आप जाके सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। वो सुप्रीम है ना, इस वजह से। खैर, जो एलिजिबिलिटी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कम से कम 10 साल करना है आपको, उसके बाद फिर जज के पोस्ट पे, देन फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पोस्ट के पे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये हमारा पूरा था आर्टिकल 124। ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए, और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। फिर हम लोगों ने देखा एलिजिबिलिटी क्या क्या है। अब बात करते हैं हम लोग स्टेट लेवल पे अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज के लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये कहता क्या है? that every judge of the high court shall be appointed by the president after consultations with the chief justice of India, the governor of the state। ठीक है। तो अगर आपको कोई जज को अपॉइंट करना है हाई कोर्ट में, तो आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर जो होते हैं स्टेट से, उनके कंसल्टेशन के साथ, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद, एंड इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न्ड। तो ये तो चीफ जस्टिस के बारे में था कि अगर हाई कोर्ट के किसी भी चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, जैसे रांची हाई कोर्ट हो गया, पटना हाई कोर्ट हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, है ना, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, तो कहीं के भी अगर हाई कोर्ट को अपॉइंट करना है तो अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। किसके कंसल्टेशन से? तो गवर्नर के कंसल्टेशन से, और साथ में अपॉइंटेड प्रेसिडेंट, जज एंड द गवर्नर, गवर्नर के कंसल्टेशन के साथ, ठीक है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंट ना करना, कोई और जज को अपॉइंट करना है, तो उसमें आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को शामिल करना होगा, उनके सहमति को भी शामिल करना होगा, उनके कंसिडरेशन को भी शामिल करना होगा, ठीक है। और ये जो प्रोविजन लिखा गया है वो आर्टिकल 217 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। आप हाईलाइट किए हुए चीजों को देख सकते हैं, ऑब्वियसली मैंने पहले ही हाईलाइट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहला तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। सेकंड, हैज फॉर एटलीस्ट 10 ईयर हेल्ड इन जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया। कोई भी जुडिशियल ऑफिस के इंडिया में कम से कम 10 साल अपनी सेवा, अपना सर्विस वो दिए हों। नेक्स्ट, हैज फॉर एटलीस्ट 10 ईयर बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन। कम से कम 10 साल उन्होंने अपने कोई भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो। प्रैक्टिस मतलब जो लॉयर वगैरह होते हैं ना, वो प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप बन सकते हैं हाई कोर्ट के जज। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि ऑलरेडी लोअर है सबसे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको हम लोग लोअर जुडिशरी भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका जो प्रोविजन लिखा गया है वो आर्टिकल 223 मतलब 233 कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है, ठीक है, कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। सबसे पहले अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो गवर्नर करते हैं, कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, बिकॉज वो इनके जुरिस्डिक्शन में ही आता है ना। जैसे कोई भी हाई कोर्ट है, अगर आपके कोई जिला है आपका, वहाँ भी जज होंगे, वहाँ भी डिफरेंट टाइप्स के जज होते हैं। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन जज, ठीक है। कोई सिविल मैटर हो तो उनका अलग, ठीक है। तो उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट गवर्नर करता है। किसके कंसिडरेशन से, किसके कंसेंट से? हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। उस पार्टिकुलर स्टेट का जुडिशियल सर्विस का वो मेंबर होना चाहिए। ये कैसे होते हैं?
जैसे ही आपका 5 ईयर का लॉ कंप्लीट होता है, 3 ईयर का लॉ कंप्लीट होता है, हर एक स्टेट, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हर स्टेट अपना अपना जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन करवाती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल जज। ठीक है। और जैसे ही आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, आप लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज के पोजीशन पर बैठते हो। तो आपको मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट होना चाहिए। सेकंड, एनी पर्सन हु हैज हैड अ मिनिमम ऑफ 7 ईयर ऑफ प्रैक्टिस एज अ लॉयर एट द बार। और कौन व्यक्ति बन सकता है लोअर कोर्ट में जज? कम से कम उस व्यक्ति का 7 साल, 7 ईयर लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा कि अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट कौन सा आर्टिकल के थ्रू होता है? आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली हाई कोर्ट्स में कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और लोअर कोर्ट में आर्टिकल 233 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीन चीज आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है करंट प्रैक्टिस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अभी के हिसाब से अपॉइंटमेंट कैसे होता है बेसिकली। तो इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट बनने के बावजूद भी किसी भी जज को अपॉइंट करना, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। There has been an extensive debate over the appointment procedure of the judges, which has seen altercation in actual practice. लगातार डिबेट हुई कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो, उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो एक मॉडल को फॉलो करती है, कोलिजियम मॉडल को। ठीक है, इसके थ्रू ही जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अभी अगर आप न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते होंगे, चाहे आप द हिंदू पढ़ रहे हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, तो उसमें एक टॉपिक बहुत करंट इश्यूज में आ रहा है ना, कि कोलिजियम सिस्टम के बारे में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट्स और गवर्नमेंट के बीच में ये बहुत टसल चल रहा है कोलिजियम सिस्टम को लेकर। अब समझते हैं हम लोग कि आखिर ये कोलिजियम सिस्टम है क्या। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम में, अंडर द कोलिजियम सिस्टम ऑफ मॉडल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, the Chief Justice of India consult 4 senior most judges of the Supreme Court. The Chief Justice of India sent his recommendation to the Union Minister of Law, who then puts up to the same to the Prime Minister. Prime Minister will then advise the President. सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो हेड होते हैं सबसे, वो 4 सीनियर जजेस के साथ, खुद एक सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके वो रिकमेंडेशन जो है वो किनको भेजते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अभी अगर पूछें कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है, तो किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करके रिकमेंडेशन किसको भेजते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। एंड वो किसको फॉरवर्ड करते हैं? वो फॉरवर्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। और प्राइम मिनिस्टर किनको फॉरवर्ड करते हैं, एडवाइस करते हैं? प्रेसिडेंट को। एंड देन प्रेसिडेंट साइन करते हैं। फिर वो व्यक्ति जो जज बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज पर अपॉइंट हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोलिजियम मॉडल, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सिमिलरली फॉर द हाई कोर्ट अगर देखें हम लोग, तो कोलिजियम सिस्टम, जो कोलिजियम कंप्राइजेज है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, कोलिजियम मॉडल क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर और जजेस हाई कोर्ट की। द चीफ जस्टिस कन्वेज हिज रिकमेंडेशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। दो, जो कोलिजियम मॉडल होता है स्टेट का, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं हाई कोर्ट में, वो अपना रिकमेंडेशन किसको भेजते हैं? चीफ मिनिस्टर को स्टेट का। वो रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड करते हैं चीफ मिनिस्टर गवर्नर को। ठीक है,
गवर्नर किनको फिर एडवाइस करते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ फिर किनको एडवाइस करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। एंड देन सॉरी यूनियन हाँ और यूनियन सॉरी एक मिस्टेक हो गया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जो है वो फॉरवर्ड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने कोलिजन सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजन सिस्टम क्या क्या है? एक खुद चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और उनके साथ कंसल्ट करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियन सिस्टम है वो फिर रिकमेंडेशन को यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास भेजते हैं, एंड देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस उस रिकमेंडेशन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास और जो है वो भेजते हैं किनको? प्राइम मिनिस्टर को, एंड देन प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, एंड वो पर्टिकुलर व्यक्ति अपॉइंट होता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये था पूरा कोलिजियम सिस्टम ऑफ मॉडल हमारा, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं ट्रेसिंग द हिस्टोरिकल डिबेट ऑन द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इस टॉपिक के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर टॉपिक में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। पूरा टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, डू स्मार्ट वर्क, क्योंकि सबको यही कर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कि 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट, जो कि चेयरमैनशिप में थे MC स्टैलवर्ड, ठीक है। 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट, चेयरमैनशिप ऑफ MC स्टैलवर्ड। MC स्टैलवर्ड कौन थे? इंडियाज फर्स्ट अटॉर्नी जनरल इन 1958। ये क्वेश्चंस CUET 2022 में एग्जामिनेशन में आए थे, तो मेक श्योर मैंने हाईलाइट कर रखा है, इस चीज को आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, जो कि है जुडिशियल ट्रेनिंग। अब जजेस को ट्रेन भी तो किया जाता है, तो जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी गवर्नमेंट का है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। इस बॉडी जुडिशियल ट्रेनिंग को 1993 में फॉर्म किया गया था, और ये लोकेटेड कहाँ है? भोपाल में, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप, मैंने इस वजह से आप लोगों को बोला था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखें, उससे क्या होगा कि आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं जुडिशियल ट्रेनिंग का। तो इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना, एंड जुडिशियल ऑफिसर के को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1993 में, और ये कहाँ लोकेटेड है? भोपाल में ये लोकेटेड है, ठीक है। ये था हमारा जुडिशियल ट्रेनिंग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है रिटायरमेंट ऑफ द जजेस। रिटायरमेंट ऑफ जजेस, तो ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट वीडियोस में शायद बात किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 65 ईयर में रिटायर करते हैं, और हाई कोर्ट के जज हैं वो 62 ईयर में, ठीक है। तो जो रिकमेंडेशन मतलब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट एज निर्धारित किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 ईयर किया गया है, और हाई कोर्ट के जज के लिए 62 ईयर, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो हर एक स्टेट का गवर्नमेंट कोई स्पेशल रूल के थ्रू उनको मतलब रिटायरमेंट का एज फिक्स्ड किया जाता है। हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग है, ठीक है। अब है देयर लाइज अ पेंडिंग बिल इन द पार्लियामेंट, 114th अमेंडमेंट बिल 2010। एक बिल पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के लिए लाया गया है, ठीक है, विच प्रपोजेज टू इंक्रीज द रिटायरमेंट। और उसमें उन्होंने कहा क्या है कि आप हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट का जो जज हैं वो 62 ईयर नहीं, उनको 62 से आप 65 करिए, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, उनका 65 से आप 68 करिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि 114th अमेंडमेंट बिल 2010 जो कि पार्लियामेंट में अभी पेंडिंग है, लीगल इन्फोर्स नहीं हुआ है, वो क्या कह रहा था? तो उसमें साफ यही बताया गया है, इंक्रीजमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस के बारे में बात किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का जो रिटायरमेंट एज है 62, उसको आप 65 करिए,
और सुप्रीम कोर्ट का जो 65 है वो अब 68 रिटायरमेंट एज करिए। सिंपल यही बताया गया है। और अगर आप देखें तो बहुत सारे कंट्री में है ना, हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जिसमें आप जजेस का रिटायरमेंट एज 70 ईयर है। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में अगर देखें तो वहाँ जजेस का रिटायरमेंट 75 ईयर है। तो इस हिसाब से बोला गया है। खैर इसका भी कोई ये लीगल इफेक्ट नहीं है, तो बस ध्यान में रखना इस चीज को। अगर क्वेश्चंस बने तो आप फॉर्म कर सकते हैं। पैसेज में अगर क्वेश्चंस पूछें तो आपको रॉकेट साइंस नहीं लगना चाहिए कि कुछ नया टपका दिया गया है मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देन हम लोग को रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस को हटाने का प्रक्रिया, ठीक है। जैसे अभी प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट जब अपॉइंट किए जाते हैं ना, तो उनपे सारे चार्जेस खत्म है। कोई चार्ज नहीं, आप प्रेसिडेंट पर केस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ही इज द सुप्रीम पावर, ठीक है। तो उसी तरीके से उनको हटाने का भी एक प्रावधान है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल आई थिंक 61 बात करता है इस बारे में, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। खैर अभी हम लोग जजेस के रिमूवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जजेस का जो रिमूवल प्रोसेस है ना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तो इस प्रोसेस को लीगल टर्म में हम लोग इम्पीचमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये नहीं बोलना कि जजेस को हटाना, एक शब्द थोड़ा उटपटा अटपटा लगता है, ठीक है। तो उनके लिए जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस एग्जैक्टली सेम फॉर द बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस को इम्पीचमेंट के लिए, हटाने के लिए सेम प्रोसीड्यूर है। पहला क्या है कि वो प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। पहला मिसबिहेवियर अगर प्रूव हो जाए तब आप इम्पीचमेंट ला सकते हैं जज को हटाने के लिए, और अगर इनकैपेसिटी प्रूव हो उस वक्त भी आप जज को हटा सकते हैं। दो ग्राउंड्स दिए गए हैं, ठीक है। दिस इज डन बाय ए कमिटी ऑफ 3 मेंबर of which 2 are judges, one from the Supreme Court and second is Chief Justice of the High Court, ठीक है। If complaint is against the High Court judge, then 2 judge of the Supreme Court constitute this committee। कमेटी बनाया गया है जजेस को हटाने के लिए, ठीक है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जजेस के हटाने के प्रोसीड्यूर के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बताया कमेटी के बारे में। फिर अगर कोई भी जज इनकैपेसिटी या फिर मिसबिहेवियर के लिए प्रूफ हुआ है तो उसके लिए एक प्रोसीड्यूर होता है ना, रिकमेंडेशन टू इम्पीच द जज हैज टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट। किसी भी जज के खिलाफ अगर आपको इम्पीचमेंट मोशन लाना है तो उसका जो मतलब नोटिस है, जो भी मतलब बनता है, वो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन किसको भेजेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उनका प्रपोजल के लिए जो इम्पीचमेंट है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और अगर लोकसभा में 100 एमपीज ने सपोर्ट किया और राज्यसभा ने 50 एमपीज ने सपोर्ट किया तो जज को हटाया जा सकता है और कॉपी जज को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इनके बारे में बात किया, इम्पीचमेंट के बारे में बात कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 4 के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बात किया गया है। अगर हम लोग इंडियन जुडिशरी के बारे में देखें तो एक हुआ था जस्टिस सौमित्रा सेन का, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट थे, है ना। उनके खिलाफ 2011 में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के बारे में एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था जस्टिस सौमित्रा सेन के खिलाफ। और एक 1991 में इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया गया था जस्टिस वी रामास्वामी, जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, बट सक्सीड नहीं हुए क्योंकि 2/3 वोटिंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है ना। 100 एमपीज ऑफ लोकसभा एंड 50 ऑफ राज्यसभा, ये फुलफिल नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं जस्टिस सौमित्रा सेन और जस्टिस वी रामास्वामी के बारे में, तो आप आराम से उसे कर लेना, ठीक है। अब अगर लोअर जुडिशरी में कोई जजेस को आपको हटाना है तो कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट उन्हें हटा सकती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।